चलिए, हेलो आप सभी को प्लस पॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास के हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट करेंगे। किस क्लास का भाई? तो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वह स्टार्ट करने वाले हैं 12th के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक केमिस्ट्री के एक चैप्टर लेकर हम आए लोग हैं और हम लोग आज पहला वीडियो इसका देखेंगे। चलिए, तो हम लोग का जो चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का जो हम लोग का नाम है वह नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। क्या बोला गया? बोला गया कि चैप्टर का जो नाम है वो है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम। ये हम लोग का एनसीईआरटी का चैप्टर है, ठीक। और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हम लोग का पहला चैप्टर है। ये जो है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हम लोग का पहला चैप्टर है। चलिए, तो देखते हैं कि ये जो हम लोग का चैप्टर ये है क्या। तो भाई सिंपल सी बात बोलेंगे, अगर इसके बारे में बोलना चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका एक केमिस्ट्री का क्या है, एक ब्रांच है। जनरल प्रिंसिपल्स को मेटालर्जी भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? तो एक केमिस्ट्री का ब्रांच है, एक केमिस्ट्री का टुकड़ा है, एक केमिस्ट्री का हिस्सा है, एक केमिस्ट्री का अंश है। ये जो जनरल प्रिंसिपल्स होता है ये क्या होता है, इसके बारे में बोलिएगा कि ये आपका केमिस्ट्री का एक भाग होता है, यह एक केमिस्ट्री का हिस्सा होता है, यह एक केमिस्ट्री का टुकड़ा होता है, यह एक केमिस्ट्री का अंश होता है। अब भाई ये केमिस्ट्री का भाग है तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? ये केमिस्ट्री का भाग है, ये जो जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट है, ये केमिस्ट्री का ब्रांच है। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? तो इसमें हम लोग को पढ़ना है आपके किसी भी तत्वों का निष्कर्षण के बारे में पढ़ना होता है, तत्वों का पृथक्करण के बारे में पढ़ना होता है, तत्वों के शुद्धिकरण के बारे में पढ़ते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो सिंपल से बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसका? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट आइसोलेशन। किसके बारे में भाई? किसके बारे में? यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसके बारे में? तो बोला जा रहा है आपका आइसोलेशन, एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन एटीसी ऑफ एलिमेंट्स। यानी किसी भी तत्वों के क्या पढ़ेंगे? आइसोलेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्यूरिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। इज कॉल्ड जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब हिंदी में देखा जाए तो बोला जाएगा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग तत्वों के पृथक्करण, किसके बारे में भाई? तत्वों के पृथक्करण, निष्कर्षण, शुद्धिकरण इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम कहते हैं। ये पहले हम लोग चैप्टर को डेफिनेशन जानने के बारे में कोशिश करें कि भाई इस चैप्टर का क्या काम है। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है तत्वों के बारे में पढ़ना है, यानी तत्वों की कैसी प्राप्ति होती है। हम लोग का जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, ये जितने भी एलिमेंट सब होते हैं, जितने भी सब धातु होते हैं, तो इन सब धातु की कैसी प्राप्ति की जाती है इसके बारे में पढ़ना है। यानी हम लोग को तत्वों का पृथक्करण के बारे में पढ़ना है, तत्वों के निष्कर्षण के बारे में पढ़ना है, तत्वों के शुद्धिकरण के बारे में पढ़ना है। तो जहां पर हम लोग पढ़ते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट कहते हैं। तो हम लोग को ये समझ में आ गया, चैप्टर का पहले हम लोग डेफिनेशन जान गए। तो कोई पूछेगा क्या होता है आपका तत्वों के निष्कर्षण के समान सिद्धांत एवं प्रक्रम क्या होता है? तो बोलिएगा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग तत्वों के पृथक्करण, निष्कर्षण, शुद्धिकरण के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी को बोलते हैं आपके तत्वों के निष्कर्षण के समान सिद्धांत एवं प्रक्रम कहते हैं। ये हम लोग के यहाँ से याद रखना चाहिए। चलिए, अब इसका हम लोग टॉपिक देखते हैं।
अब देखा जाए तो अब आपको भाई एक बात यहाँ से हमेशा दिमाग में रखना है, यहाँ से एक बात दिमाग में रखना है, क्या दिमाग में रखना है कि भाई आपको एलिमेंट को प्राप्ति करना है। इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है भाई तत्वों की प्राप्ति करना है। तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ को अगर आपको प्राप्ति करना है, किसी भी चीज़ को प्राप्ति करना है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आना चाहिए कि जितने भी तत्व है ये तत्व कहाँ मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तत्व कहाँ मिलेंगे ये हमें पता करना पड़ेगा। हमें तत्वों की प्राप्ति करना है, तो भाई तत्वों की प्राप्ति करना है तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा ना कि ये जो तत्व है, जैसे मान लीजिए हमको लोहा को प्राप्ति करना है, मान लीजिए हमें सोना को प्राप्ति करना है, मान लीजिए हमें लोहा को प्राप्ति करना है, सोना को प्राप्ति करना है, चांदी को प्राप्ति करना है, एल्युमिनियम को प्राप्ति करना है। तो अगर इन सारे तत्वों को आपको प्राप्ति करना है तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये सब तत्व कहाँ पाए जाएंगे। अगर इनकी प्राप्ति हमको करना है तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि सब जितने भी तत्व है ये सारे के सारे तत्व कहाँ पाए जाएंगे। तो आपके सोर्सेस ऑफ एलिमेंट देखना है, तो सोर्सेस ऑफ एलिमेंट तत्व कहाँ कहाँ होंगे, तो बोलेंगे स्थल मंडल में। कहाँ भाई, स्थल मंडल, इन लिथोस्फेयर्स। कहाँ भाई, इन लिथोस्फेयर्स। और कहाँ, इन एटमॉस्फेयर। कहाँ भाई, तो एटमॉस्फेयर में। और कहाँ, इन हाइड्रोस्फीयर। इन तीन जगह क्या होती है, एलिमेंट की प्राप्ति होती है। कहाँ कहाँ, तो बोलिएगा इन लिथोस्फीयर। बोलिएगा कहाँ कहाँ, इन लिथोस्फीयर्स, इन एटमॉस्फेयर और इन हाइड्रोस्फीयर्स। इन तीन जगह आपकी तत्व होती है और इन तीन जगह से हम क्या कर सकते हैं, तत्वों की प्राप्ति कर सकते हैं। और ज्यादातर हम लोग जो करते हैं वो कहां से करते हैं, इन लिथोस्फीयर से करते हैं। कहां से करते हैं, लिथोस्फीयर से करते हैं। बात समझ में? तो ये पॉइंट आपको दिमाग में आना चाहिए, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना चाहिए कि भाई सोर्सेस ऑफ एलिमेंट का मतलब हुआ कि एलिमेंट का कहां कहां प्राप्त होगा, एलिमेंट किस किस जगह मिलेगा। तो हम लोग को पता चला कि भाई इन लिथोस्फीयर्स मिलता है, एटमॉस्फेयर में मिलता है और हाइड्रोस्फीयर्स में मिलता है। इन सारे जगह पर हम लोग को क्या प्राप्त होता है, तो इन सारे जगह से हम एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा देखा जाए, यहां से हम लोग बात करते हैं तो आपका सोर्सेस ऑफ एलिमेंट इन लिथोस्फीयर्स। अगर हम लिथोस्फीयर्स की बात करें तो देखो ये हमारा लिथोस्फीयर्स का मतलब क्या होता है, लिथोस्फीयर्स का मतलब होता है सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ अर्थ। यानी जो भी आपके अर्थ के जो सॉलिड आउटर पार्ट होते हैं वही आपका लिथोस्फीयर होता है। इसी को आपके लिथोस्फीयर में क्या होता है, अर्थ क्रस्ट होता है यानी भूपटरी और अपर पार्ट ऑफ मेंटल। यह आपका भूपटरी यानी अर्थ क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल को मिला के क्या बनता है, लिथोस्फीयर। और सिंपल सी बात समझिएगा, लिथोस्फीयर्स का मतलब क्या हो गया, तो लिथोस्फीयर्स का हम लोग का मतलब हो गया आपके सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ अर्थ। जो भी आपकी इस अर्थ का जो सॉलिड अर्थ पार्ट होता है, सॉलिड अर्थ आपके आउटर पार्ट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर आपका 0 से लेकर 100 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, यानी इस पृथ्वी की सतह से 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक का जो आपका भाग होता है वह हमारा कौन सा भाग कहलाता है, तो वह भाग हम लोग कहलाता है लिथोस्फीयर, जिसको बोलते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल का मतलब आपका क्या होता है, तो स्थल मंडल का मतलब होता है कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग, ठीक है, जो ऊपरी भाग होता है वो आपका होता है, इसी को भूपटरी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अर्थ क्रस्ट के नाम से जानते हैं, भूपटरी के नाम से जानते हैं। तो वो आपका 0 से लेकर 100 किलोमीटर सरफेस ऑफ अर्थ। इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो सॉइल आ जाएगा, आपका मिट्टी आ जाएगा, रॉक आ जाएगा, स्टैंड आ जाएगा, सैंड आ जाएगा, बालू आ जाएगा। इन सारे किसमें होते हैं, तो सरफेस ऑफ अर्थ में होते हैं। देखिए यही आपका क्या होता है, देखिए यही हमारा आपका क्रस्ट हो गया, ये आपका मेंटल हो गया, ये आउटर हो गया, ये आपका इनर कोर हो गया। ये आपका यही हम लोग का अर्थ क्रस्ट हो गया, यहाँ पर अपर मेंटल हो गया। और ये आपका लिथोस्फीयर का मतलब 0 से लेके जो 100 किलोमीटर तक का एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, लिथोस्फीयर्स होता है। वह सब हमारा क्या होता है, तो वह सारे के सारे हमारे क्या होते हैं बच्चा पार्टी, तो बोलिएगा लिथोस्फीयर्स होता है। क्या होता है, लिथोस्फीयर्स होता है। बात समझ में है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, तो आपका लिथोस्फीयर्स होता है। चलिए आगे से यहां से बात देखा जाए। अब हम लोग को लिथोस्फीयर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में कोई पाया जाने वाला कोई एलिमेंट होता है तो याद रखिएगा वो आपका ऑक्सीजन होता है।
क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। अगर आपका लिथोस्फीयर बोले अर्थ क्रस्ट में, यहां से सवाल बोर्ड में बनते हैं, अगर हम आपसे बोले कि अर्थ क्रस्ट में भूपटरी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट, तो आपका कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। कितना होता है परसेंटेज बाय मास? तो आपका कितना होता है? तो बोलिएगा 46.6% फर्स्ट इन एलिमेंट। ये आपके तत्व है, ये पहला एलिमेंट होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा सवाल कि भूपटरी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट, भूपटरी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट कौन होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए ऑक्सीजन। उसके बाद बारी किसका आता है? उसका आता है सिलिकॉन का आता है। किसका आता है भाई? सिलिकॉन का आता है। ये आपका 27.7% पाया जाता है, ये आपका सेकंड स्थान पर रखता है। उसके बाद आपका आता है एल्युमिनियम आता है। कौन आता है? तो बोलेगा एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम कितना होता है? तो 8.1% होता है और ये थर्ड स्थान रखता है। ठीक है, अब यहां से याद रखिएगा अब किस किस टाइप के सवाल बनते हैं, तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ से सवाल के बारे में बताते हैं। यहाँ से कुछ हम आपके सवाल के बारे में यहाँ से बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ हम लोग क्या करते हैं, तो कुछ हम लोग यहाँ से सवाल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं, तो कुछ हम जो बात करेंगे वह बात करेंगे आपके सवाल के बारे में यहाँ से बात करते हैं। तो चलिए यहाँ से एक आपके सवाल क्या बनेगा, अब देखिए यहाँ से हम आपको सवाल क्या क्या बनता है आपको बताते हैं। यहां से सवाल बनता है कि आपका बोलेगा कि भूपटरी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व भूपटरी पर सर्वाधिक मात्रा यानी अर्थ क्रस्ट, बोले तो अर्थ क्रस्ट भूपटरी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, तो आपका आंसर क्या होनी चाहिए? तो आपका आंसर होनी चाहिए क्या होता है भाई? ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन। अगर पूछे कि बताइए कि भूपटरी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अधातु पूछ दे, अगर हम आपसे अधातु पूछ देते हैं कि भूपटरी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अधातु, तो आपका आंसर ऑक्सीजन ही होनी चाहिए। अगर हम बोले कि भूपटरी पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु, तो आपका आंसर एल्युमिनियम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एल्युमिनियम होनी चाहिए। आपका जो आंसर होनी चाहिए वह एल्युमिनियम होनी चाहिए। और भूपटरी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अगर उपधातु की बात बोला जाए, तो आपका आंसर सिलिकॉन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिलिकॉन होनी चाहिए। आपका जो आंसर होनी चाहिए वो आपका सिलिकॉन होनी चाहिए। याद रखिएगा। यहाँ से 3 प्रश्न आपके बोर्ड में बनता है। अगर आपके एलिमेंट के बारे में पूछा जाएगा, किसके बारे में पूछा जाएगा? अगर आपको एलिमेंट के बारे में पूछा जाएगा तो आपका जवाब क्या होनी चाहिए? तो एलिमेंट के बारे में आपका जवाब होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? बोलिए। तो एलिमेंट के बारे में आपका जवाब होना चाहिए ऑक्सीजन। तो सवाल पूछेगा कि भूपटरी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट, तो भूपटरी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट, तो आपका जो जवाब होनी चाहिए वह जवाब होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? तो आपका जवाब होनी चाहिए ऑक्सीजन। अगर आपसे यहाँ से पूछ देता है, अगर आपका सवाल पूछता है कि भूपटरी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले, अगर आपसे सवाल पूछे भूपटरी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु बताइए, तो धातु हमारा क्या होगा भाई? धातु बोला जाएगा था एल्युमिनियम। अगर हमसे पूछा जाएगा कि उपधातु बताइए, तो उपधातु में क्या होनी चाहिए? तो उपधातु में आपका सिलिकॉन होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपको ये तीनों का तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक हम लोग का बात समझ में आ गया। चलिए, तो ये सब आपको देखिए, आपके ऑक्सीजन एलिमेंट होता है और अधातु भी होता है। सिलिकॉन आपका उपधातु होता है और एल्युमिनियम क्या होता है कि जो आपका एल्युमिनियम होता है वो आपका क्या होता है? तो बोलिए कि आंसर आपका धातु होता है। चलिए, यहाँ तक हम लोग की बात समझ में आ गया। तो सबसे ज़्यादा देखिए कौन होता है धातु में? आयरन सबसे ज़्यादा होता है, 5% पाया जाता है।
भूपटरी पर। उसके बाद कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, टाइटेनियम होता है, हाइड्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आपके मैग्नीज होता है। तो देखिए ये आपके जो धातु के रूप में आपके क्या होते हैं, देखिए ये होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा धातु के रूप में कौन पाया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए एल्युमिनियम। उसके बाद इन लोग की स्थान आती है, आयरन दूसरा नंबर पाया जाएगा धातु के रूप में। लेकिन अगर तत्वों के रूप में पूछा जाए, किसके बारे में पूछा जाए, अगर तत्वों के रूप में पूछा जाए कि भूपटल पर तत्वों सबसे अधिक कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए ऑक्सीजन होता है। अगर धातु पूछा जाएगा तो एल्युमिनियम बोलिएगा, अगर उप धातु पूछा जाएगा तो आपका जवाब होना चाहिए सिलिकॉन। तो ये आपका लिथोस्फेरस के सब क्या था, आपकी कहानी था। ठीक, चलिए अगला हम लोग का आता है वायुमंडल में। चलिए अब हम बात करते हैं, तो जो अगला हम लोग का आएगा वो कहाँ आएगा भाई, वायुमंडल में। अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कोई एलिमेंट होता है तो आपका N2 होता है, याद रखिएगा। अगर जब भी पूछा जाए कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट तत्व, तो आपका आंसर होनी चाहिए कितना होता है, कौन होता है भाई, N2। और इसको बोला गया वैल्यू में, आयतन में, तो कितना आयतन होता है, तो बोलेगा 78.09%। कितना, 78.09%। ये वायुमंडल में। देखिएगा भाई, कंफ्यूजन मत करिएगा। आप देखिएगा पहले सवाल किस में पूछा जा रहा है, अगर भूपटल पर पूछा जाएगा, अर्थ क्रस्ट पर पूछा जाएगा कि अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट, तो अब आपका जवाब आना चाहिए ऑक्सीजन। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछता है कि आपका वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, तो आपका जवाब आना चाहिए N2। कितना होता है, 78.0%। उसके बाद ऑक्सीजन आता है कितना, 20.95%। उसके बाद आर्गन होता है 0.93%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.0%। उसके बाद और नियोन, हीलियम, क्रिप्टन, अदर इतने भी मिलाइएगा। लेकिन सबसे अधिक वायुमंडल में कोई गैस को ले लीजिए, अगर वायुमंडल को हम गैस को लेते हैं तो उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन होगा, तो अत्यधिक मात्रा में जो होगा वो आपका कौन होगा, डाइनाइट्रोजन होता है। इसलिए देखते हैं वायुमंडल में सब देखिए चारों ओर जितने भी वायुमंडल में ना, तो वायुमंडल में ज्यादातर नाइट्रोजन गैस ही पाया जाता है, याद रखिएगा। अगर हम किसी गैस को लिए 100% गैस लेते हैं, ठीक है, हम 100% गैस लेते हैं तो उसमें 78% जो होगा ना भाग, वो 78% के नाइट्रोजन होते हैं। और बाकी जो 22% बचा है, 22% में और सारे आपके गैसेस होते हैं। लेकिन 78% जो होते हैं वो क्या होते हैं, N2 होते हैं। अच्छा, N2 के बारे में ये भी हम लोग जानते हैं कि N2 एक अक्रियशील तत्व होता है, यानी अक्रियशील तत्व होते हैं, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। N2 जो होता है वह किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, और किसी से अभिक्रिया नहीं करने के कारण ही N2 को हम लोग चिप्स के थैली में या कुरकुरे के थैली में हम लोग क्या करते हैं, भर देते हैं। अगर हम वही कुरकुरे या चिप्स के थैली में अगर हम लोग ऑक्सीजन भरेंगे तो आपका जो चिप्स होगा या जो कुरकुरा होगा वो आपका मेहरा जाता है, मतलब मुलायम हो जाता है, भोजपुरी में बोले तो मेहराना, और अगर बोले तो वो सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन उसमें हम नाइट्रोजन गैस इसलिए भरते हैं क्योंकि नाइट्रोजन गैस का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन गैस किसी से भी क्या नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। और जब नाइट्रोजन गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं भाई, इसी कारण से हम लोग चिप्स या कुरकुरे की थैली में भरते हैं। आपके ऑपरेशन थिएटर में अगर लंबा अधिक अगर समय तक आपका क्या होता है, ऑपरेशन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस ऑपरेशन थिएटर से हम लोग ऑक्सीजन गैस को बाहर कर देते हैं और उन सारे रूम में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन गैस अक्रियशील होता है, इनएक्टिव होता है। अक्रियशील का मतलब हुआ कि वह किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। जब वो किसी से अभिक्रिया ही नहीं करेगा, कोई बात का दिक्कत नहीं है। तो आपसे एक पॉइंट याद रखिए, जब भी वायुमंडल में पूछा जाएगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन है, तो आपका जवाब होनी चाहिए, क्या जवाब होनी चाहिए, N2। कितना होता है, 78.09% के करीब में होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। दैट्स क्लियर। बाकी सब एलिमेंट को याद रखिए। ये हाइड्रो किसकी बात कर रहे थे, तो ये बात हम लोग कर रहे थे भाई, किसकी बात कर रहे थे, ये हम लोग बात कर रहे थे, बोलिए बोलिए बोलिए, ये हम लोग बात कर रहे थे आपका एटमॉस्फेयर का।
अगला हम लोग का जो एलिमेंट की सोर्स है वो क्या है, तो आपके वो क्या है बच्चा पार्टी, तो बोलिएगा हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल में तत्वों का स्रोत। हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है पहले समझिए। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है सम ऑफ अर्थ वाटर, जितने भी पृथ्वी पर आपके जल होते हैं उन सारे को जोड़ दीजिएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पता चल जाएगा। हाइड्रोस्फीयर का मतलब हो गया ओशियन, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, इन सारे को अगर जोड़ दीजिएगा तो हमें क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर पता चलता है। और बोला जाता है कि अप्रोक्स 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय हाइड्रोस्फीयर। अगर देखा जाए तो आपका कम से बोला गया है कि लगभग 71% भाग को ना कौन घेरा हुआ है भाई, तो आपका हाइड्रोस्फीयर घेरा है। कौन घेरा है, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम etc आर द मेन कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि ये सारे के सारे मुख्य घटक होते हैं। किसके घटक होते हैं भाई, तो हाइड्रोस्फीयर्स के होते हैं। इन हाइड्रोस्फीयर्स मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज etc आर प्रेजेंट एज सॉल्ट। ये सॉल्ट में भी पाया जाता है, नमक भी पाए जाते हैं। कौन कौन भाई, तो आपके सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सारे के सारे सॉल्ट में भी पाए जाते हैं। चलिए थोड़ा सा इसका हम लोग हिंदी वर्जन देख लेते हैं। चलिए हिंदी नहीं है, आइए अब यहां से हम लोग देखते हैं ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब हुआ तत्वों की उपस्थिति। अब तत्वों की प्राप्ति का स्थान पता चल गया, आराम से समझिएगा। हमें जो पता चला वो पता चला तत्वों के स्थान की प्राप्ति का पता चल गया कि भाई तत्व कहाँ कहाँ होते हैं, इसके स्थान की प्राप्ति चल गया। अब ये हमें देखना है कि उसकी स्थिति कैसा होगा, वो किस स्थिति में होगा। जैसे मेरे कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को आपको प्राप्त करना है, अगर किसी व्यक्ति को आपको क्या करना है, अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त करना है, अगर किसी व्यक्ति को आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहले पता करेंगे वह व्यक्ति कहाँ होगा, उसका प्राप्ति स्थान। उसके बाद ये पता करने की हम लोग कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग ये पता करने की कोशिश करेंगे कि वह घर, मान पता चला कि वह घर पर है, तो भाई घर पर है तो किस स्थिति में है, उसकी पोजीशन बताइए ना, उपस्थिति बताइए, किस स्थिति में है, सो रहा है कि खा रहा है कि नहा रहा है, क्या कर रहा है, किस स्थिति में है, किस पोजीशन में है, ये हमें पता करना है। तो अब हमें पता चल गया कि भाई जो एलिमेंट होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, तो पता चला लिथोस्फीयर्स में होते हैं, हाइड्रोस्फीयर्स में होते हैं, नहीं एटमॉस्फेयर में होते हैं। ये हमें पता चल गया कि तत्व इन जगह पर पाए जाएंगे। लेकिन अब हमें यह पता करना है कि भाई तत्व किस स्थिति में होंगे, इसकी क्या उपस्थिति होंगे, आपके फ्री होंगे कि कंबाइंड स्टेट में होंगे, किस अवस्था में होंगे, स्वतंत्र अवस्था में एलिमेंट है कि आपके संयुक्त अवस्था में एलिमेंट है, अब हमें यह पता करना है। तो बोला जाता है इन नेचर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स। प्रकृति में तत्व दो रूपों में उपस्थित होते हैं। याद रखिए प्रकृति में तत्व कितने रूपों में उपस्थित है, दो। एक आपका होता है फ्री स्टेट और एक को बोलते हैं कंबाइंड स्टेट। एक को बोलते हैं मुक्त अवस्था और एक को बोलते हैं आपके संयुक्त अवस्था। इन दो जगह आपके एलिमेंट पाए जाते हैं। कितने जगह पाए जाते हैं, दो जगह। अब देखिए, अब बोला जा रहा है कि अब आपके मन में सवाल होगा कि ये मुक्त स्टेट क्या होता है, फ्री अवस्था क्या होता है। चलिए अब हमें देखना है कि ये आपका फ्री स्टेट क्या होता है। फ्री स्टेट को नेटिव बोलते हैं या अनकंबाइंड स्टेट भी बोला जाता है। तो फ्री स्टेट का नाम है मैं फ्री स्टेट। देखो बोला जा रहा है कि द एलिमेंट विच इज लेस रिएक्टिव, यानी लेस रिएक्टिव एंड विच डज नॉट रिएक्ट विथ H2, O2, CO2 और any other substance at normal temperature is present in free state। अब बोला जा रहा है कि वह तत्व आपके फ्री स्टेट में कौन तत्व पाए जाते हैं, तो समझिए फ्री स्टेट में कौन तत्व होंगे। तो फ्री स्टेट में वही तत्व होंगे जो कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं भाई, फ्री स्टेट में संयोग आपका मुक्त अवस्था में फ्री स्टेट में वही एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, फ्री स्टेट में वही एलिमेंट प्रेजेंट होंगे जो कम सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं, कम सक्रिय हो, लेस रिएक्टिव हो। क्या हो बच्चा पार्टी, तो बोलेगा लेस रिएक्टिव होता है और कम सक्रिय हो और
वो जो तत्व जो फ्री स्टेट में रहता है ना, वो बोल रहा है कि ना तो H2 से अभिक्रिया करेगा, ना O2 से अभिक्रिया करेगा, ना CO2 से अभिक्रिया करेगा। ना तो वो लोग O2 से अभिक्रिया करेगा, ना CO2 से अभिक्रिया करेगा, और ना ही वो लोग किससे अभिक्रिया करेगा, H2 से अभिक्रिया करेगा। ये सारे रिएक्शन नहीं करते। भाई सिंपल सी बात है, जो एलिमेंट कम सक्रिय होगा वो किसी से बहुत कम रिएक्शन करता है। रिएक्शन कौन करता है? तो रिएक्शन वही एलिमेंट करेगा जो सक्रिय होते हैं। जो एलिमेंट सक्रिय होते हैं वही एलिमेंट क्या करते हैं, किसी से अभिक्रिया करते हैं। और जो तत्व कम सक्रिय होंगे वह किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करना नहीं चाहते हैं। तो मुक्त अवस्था में बोला गया कि जो फ्री स्टेट में एलिमेंट पाए जाते हैं, जो मुक्त अवस्था में तत्व पाए जाते हैं, तो पहला कंडीशन बताया गया कि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं वो कम सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं भाई? लेस रिएक्टिव होते हैं, कम सक्रिय होते हैं। तो जब भाई वो कम सक्रिय होंगे तो फिर ये किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वही पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करेगा जिस पदार्थ की सक्रियता होती है। जो पदार्थ सक्रिय होते हैं, जो पदार्थ रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, वही किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करते हैं। और जो एलिमेंट की सक्रियता कम होती है, जिस एलिमेंट की सक्रियता कम होती है, वह एलिमेंट किसी दूसरे के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। बात समझ में? तो यहां से बात बोला जा रहा है। तो अब आइए इसका थोड़ा हिंदी में हम लोग देखते हैं। भाई इसका हिंदी बात में क्या बोला जा रहा है? अरे भाई हिंदी में आ जा। तो देखो क्या बोला जा रहा है हिंदी में। तो हिंदी में यहां से आपको बोला जा रहा है कि वह तत्व जो कम क्रियाशील होते हैं तथा सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर, कौन सा टेम्परेचर है भाई? नॉर्मल टेम्परेचर पर H2, O2, CO2 या किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ऐसे तत्व मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो कोई पूछेगा मुक्त अवस्था में पाए जाने तत्वों की क्या आपकी कंडीशन है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि भाई देखिए जो मुक्त अवस्था में तत्व पाए जाते हैं वह आपके क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। अगर कोई एलिमेंट आपका कोई लेस रिएक्टिव है, और दूसरी बात कि आपका H2 से, O2 से और CO2 से अगर रिएक्शन नहीं करता है, तो वैसे जो एलिमेंट पाए जाएंगे वो आपके फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, अनकंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको फ्री स्टेट का मतलब समझ में आया कि फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है। फ्री स्टेट में कौन कौन तत्व पाए जाते हैं, कैसे तत्व पाए जाएंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए कि मुक्त अवस्था में वह तत्व पाए जाएंगे जो कम क्रियाशील होंगे तथा जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य किसी पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करता है। तो वैसे जो एलिमेंट पाए जाएंगे वो कहाँ पाए जाएंगे? तो आपके मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे। ये पॉइंट को थोड़ा आपको दिमाग में रखना है। चलिए अब देखो यहां पर बोला जा रहा है यहां से कि कार्बन इज फाउंड इन फ्री स्टेट बिकॉज इट कैन रिएक्ट विथ इट सेल्फ एंड रिमेन्स प्योर। कार्बन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं क्योंकि ये स्वतः के साथ अभिक्रिया कर शुद्ध रह सकते हैं। और ये भी हम लोग को पता है कि भाई जो कार्बन होते हैं ना, ये आपके मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं क्योंकि ये स्वतः के साथ अभिक्रिया कर लेंगे। मजे की बात होता है ना, कार्बन के पास एक अलग ही गुण होता है, एक अलग प्रकार की उसके पास शक्ति गुण होता है। क्या गुण है भाई? कि वह स्वयं के साथ अभिक्रिया कर लेगा। और सारे एलिमेंट स्वयं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन जो कार्बन होते हैं तो कार्बन स्वयं के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जो कार्बन होगा वह स्वयं के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। और याद रखिएगा, और यहाँ से बहुत सवाल बने हैं भाई, बहुत सवाल बोर्ड में बनते हैं, तो हम याद रखिएगा यहाँ से आपके बहुत सवाल बोर्ड में बनते हैं। देखिए AU, पेटी, सल्फर, Ag, कॉपर, सोना चांदी, एल्यूमिनियम, सोना चांदी, आपके प्लेटिनम, सल्फर, कॉपर, ये कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए ये तत्व आपके मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो कभी कभी सवाल पूछता है कि कौन सा तत्व मुक्त अवस्था में पाए जाने तत्व? तो प्लेटिनम, सोना, चांदी, कॉपर, सल्फर, ये सब आपके मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कोई पूछेगा भाई ये सब मुक्त अवस्था में क्यों पाए जाते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि देखिए भाई जितने भी यहाँ पर एलिमेंट है, सबसे बड़ा इन लोगों का खासियत ये है कि ये लोग कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? तो ये लोग जो होते हैं ना, ये कम क्रियाशील होते हैं। अच्छा, और अभी तो हम सीखे कि जो कम क्रियाशील होते हैं, जो भी कम क्रियाशील होते हैं, वह किसी दूसरे के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे।
जब किसी दूसरे के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे तो वो किस स्टेट में पाए जाएंगे, तो मुक्त स्टेट में पाए जाएंगे। वो जो पाए जाते हैं आपके फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। तो याद रखिएगा यहाँ से ये सारे आपके फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जो भी नोबेल गैस होते हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ड्रन आर नॉन रिएक्टिव, सो दिस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। अच्छा, ये भी पाता है कि जो भी आपके नोबेल गैस होते हैं, कौन सी गैस भाई, जो भी आपके नोबेल गैस होते